घंटी बजते ही दरवाजे खोल दिए गए थे। डा सुभाष गर्ग चुपचाप बाहर निकल गए। सब की तरह उनके हाथों में भी फावड़ा टोकरी थमा दिए गए थे। सुभाष ने हैरत से अपने हाथों को देखा कि जिनमें कल तक सिरिंज और ऑपरेशन के पतले नाजुक औजार होते थे, अब उनमें फावड़ा और कुदाल थमा दी गई। क्यों डॉक्टर, उठा तो पा रहे हो ना? एक कैदी ने मस्खरी की। अब यहाँ कोई नर्स तो मिलेगी नहीं जो अपने नाजुक नाजुक हाथों से आपको कैंची छुरी थमाएगी। सभी कैदियों को एक बड़ी चट्टान पर पहुंचा दिया गया और कहा गया कि यहाँ की चट्टानों को तोड़ना शुरू करो। यह सुनकर सुभाष के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। यह क्या हो गया मुझसे? कुछ भी बुरा करते समय आखिर ऐसे अंजाम के बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? सुभाष मन ही मन अपने उस अतीत के लिए तड़प उठे जिसकी वजह से आज वे जेल की सजा काट रहे हैं, और अब कुछ हो भी नहीं सकता था। इतनी भारी कुदाल उठाकर पत्थर तोड़ना आसान नहीं था। डा सुभाष गर्ग बहुत जल्दी थक गए। पहले पत्थर तोड़ना, फिर उन्हें फावड़े की मदद से तसले में डालना। कुदाल की 4 चोटों में ही उनकी सांस फूल गई थी। काम रोककर वहीं पत्थर पर बैठकर वे सुस्ताने लगे। हीरालाल ने दूर से देखा और अपना काम रोककर वहीं आ गया। थक गए डॉक्टर? सुभाष चुप रहे। हीरालाल ने पूछा, क्यों मारा था पत्नी को? मैंने नहीं मारा। तो मरवाया होगा, हीरालाल ने व्यंग्य से कहा। डॉक्टर चुप रहे। बहुत सुंदर होगी वह जिसके लिए तुमने पत्नी को मरवाया, हीरा शरारत से बोला। तभी एक सिपाही का कड़कदार स्वर गूंज उठा, क्या हो रहा है? एक दिन आए हुआ नहीं कि कामचोरी शुरू हो गई और दोनों पर एक एक बेंत बरसाकर तुरंत काम करने का आदेश दिया। बेंत लगते ही दर्द से तड़प उठे डॉक्टर। अपनी हैसियत और हालात पर सोचकर उनकी आंखें भर आईं। चुपचाप डॉक्टर ने कुदाल उठा ली और काम में जुट गए। जैसे तैसे शाम हुई। सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में पहुंचा दिए गए। अपनी कोठरी में लेटे लेटे डा सुभाष बार बार आंखें झपकाने की कोशिश कर रहे थे, पर गंदी सीलन भरी जगह और नीची छत देखकर लग रहा था जैसे वह अभी सिर पर टपकने ही वाली है। 2 दिन पहले एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आई थी। उसने प्रश्न किया था, अपने प्यार को पाने के लिए क्या पत्नी का कत्ल जरूरी था? आप तलाक भी तो ले सकते थे। डॉक्टर की यादों के मलबे में जाने कितने कांच और पत्थर दबे हुए थे। रात भर ख्यालों की हथेलियां उन पत्थरों और कांच के टुकड़ों को उनके जज्बातों पर फेंकती रहती हैं। काश वे उत्तर दे पाते कि इतने बड़े बड़े बच्चों की मां और अमीर बाप की उस बेटी को तलाक देना कितना कठिन था। सुभाष गर्ग जिस साल डॉक्टरी की डिग्री लेकर घर पहुंचे थे, उसी साल 6 माह के भीतर ही वीणा पत्नी बनकर उनके जीवन में आ गई थी। वीणा बहुत सुंदर तो नहीं, पर आकर्षक जरूर थी। बड़े बाप की इकलौती संतान थी वह। उसके पिता ने सुभाष के लिए नर्सिंग होम बनवाने का केवल वादा ही नहीं किया, बल्कि टीके की रस्म होते ही वह हकीकत में बनने भी लगा था। माता पिता बेहद गदगद थे। सुभाष भी नए जीवन के रोमांचक पलों को भरपूर सहेज रहे थे। जैसे जैसे डा सुभाष अपने नर्सिंग होम में व्यस्त होने लगे और वीणा अपने बच्चों में, तो पति पत्नी के बीच की मधुरता धूमिल हो चली। वीणा के तेवर बदले तो मुंह से अब कर्कश स्वर निकलने लगे। उसे हर पल याद रहने लगा कि वह एक अमीर पिता की संतान है, और वारिस भी, इसलिए घर में उसकी पूछ कुछ अधिक होनी चाहिए। इसीलिए उसकी शिकायतें भी बढ़ने लगीं। सुभाष जैसे जैसे पत्नी वीणा से दूर हो रहे, वैसे वैसे वे नर्सिंग होम और अपने मरीजों में खोते जा रहे थे। जीवन में तनिक भी मिठास नहीं बची थी। दवाओं की गंध में फूलों से प्यारे जीवन के क्षण खो गए थे। याद करते करते जाने कब डा सुभाष को नींद ने आ घेरा। खाने की थाली लेकर जब डा सुभाष कैदियों की लाइन में लगते, तो अपने नर्सिंग होम पर लगी मरीजों की लाइन उन्हें याद आने लगती। वह लाइन शहर में उनकी लोकप्रियता का एहसास कराती थी, जबकि यह लाइन किसी भिखारी का एहसास दिलाती है। डा सुभाष को उस पत्रकार महिला का प्रश्न याद आ गया, क्या सचमुच समस्या इतनी बड़ी थी? क्या और कोई राह नहीं थी? खाना खाते समय लगभग वे रोते रहते। अपने घर की वह शानदार डाइनिंग टेबल उन्हें याद आने लगती। बस वही तो कुछ पल थे जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। हालांकि यह नियम भी वीणा ने ही बनाया था।
वीणा का नाम व चेहरा दिमाग में आते ही डा सुभाष फिर पुरानी यादों में खोसे गए। उस साल बड़ा बेटा पुनीत इंजीनियरिंग पढ़ने IIT रुड़की गया था और छोटा भी मेडिकल के लिए चुन लिया गया था। इधर नर्सिंग होम में पहले से और अधिक काम बढ़ गया तो डा सुभाष दोपहर में घर कमाने लगे। रोज की तरह उस दिन भी घर से उनका टिफिन नर्सिंग होम आ गया था और उनके सामने प्लेट रख कर चपरासी ने सलाद निकाला था। तभी तीव्र सुगंध का झोंका लिए 30 वर्ष की एक युवती ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। डा सुभाष ने गर्दन उठाई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मन में ख्याल आया कि इतना सौंदर्य कहाँ से मिल जाता है, किसी किसी को डोट। सर, मैं डा सुहानी, मुझे आपके पास डा रावत ने भेजा है कि तुरंत आपसे मिलूं। एक सांस में बोलकर युवती अपना पसीना पोंछने लगी। सुभाष मुस्करा दिए। आइए, बैठिए। नो सर, आप कहें तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नर्वस क्यों हो रही हैं डॉक्टर, आप बैठिए। सुभाष ने खड़े होकर सामने वाली कुर्सी की ओर संकेत किया। सुहानी डरती हुई कुर्सी पर बैठ गई। डा सुभाष ने चपरासी को इशारा किया तो उसने दूसरी प्लेट सुहानी की तरफ रख दी। नो सर, मैं दोपहर में पूरा खाना नहीं खाती हूँ। आप सलाद लीजिए। उनके इतने अनुरोध की मर्यादा रखते हुए सुहानी ने थोड़ा सा सलाद अपनी प्लेट में रख लिया। डा सुभाष उसके सौंदर्य को देखते हुए मुस्कराकर बोले, आज मेरी समझ में आया है कि कैसे लड़कियां केवल सलाद खाकर सुंदरता बनाए रखती हैं। सुहानी ने संकोच से देखा और बोली, ओके, डॉक्टर। डा सुभाष ने कांटे में पनीर का एक टुकड़ा फंसाकर मुख में रख लिया और बोले, आप यहाँ मेरी सहायक के रूप में काम करेंगी। अभी थोड़ी देर में सुंदर आपको केबिन दिखा देगा। उस दिन के बाद डा सुभाष का हर दिन सुहाना होता गया। सुहानी केवल सौंदर्य की ही नहीं, मन की भी सुंदरी थी। उसके मीठे बोल डा सुभाष में स्फूर्ति भर देते। यह काम की नजदीकियां कब प्यार में बदल गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। तब घर का पूरा उत्तरदायित्व वे अच्छी तरह पूरा कर रहे थे। पर पहले की तरह अब घर पर दुखी भी होते तो सुहानी की यादें उनकी आंखों में घुली मिली रहतीं।